आज हम बात करेंगे 2024 दाद के पीएचडी स्कॉलरशिप्स के बारे में। पहले इस टॉपिक पे मैं 2 से 3 वेबिनार कर चुका हूँ। चूँकि वो लाइव सेशन होता है और उसमें हर बंदा शायद नहीं आ पाता, इसीलिए इस दफ़ा हमने सोचा है कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं डार्ट के पीएचडी स्कॉलरशिप्स के बारे में, जिसमें आपको एक इजी स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड किया जाएगा। और इस वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा कि आपने बेसिकली अप्लाई कहाँ करना है, किस पोर्टल पे जाके कैसे अप्लाई करना है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, ताकि जैसी जैसी नई नई वीडियोस आएंगी तो आपको उसका पता चलता रहेगा। So as we talked already, we are going to talk about DAAD, also known as DAD PhD scholarships, जो कि स्पेसिफिकली जर्मनी के लिए है और जिसमें हर मुल्क का अपना कोटा होता है। कोटा सिस्टम पाकिस्तान की अपनी सीट्स हैं, इंडिया की अपनी सीट्स हैं, अफ़गानिस्तान की अपनी सीट्स हैं, और इस तरीके से जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं हर कंट्री की अपनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। एंड ये आपको हमारा चैनल है, इस चैनल पे आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलेंगी। सो आज जो हम आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ, ये बेसिकली 2024 स्कॉलरशिप्स के लिए है। और ये वाला जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली हमने पीएचडी के लिए डेडिकेट किया हुआ है। सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को हिट कर लें, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्योंकि हम मज़ीद एरास्मस मुंडोस या बाकी जितने भी स्कॉलरशिप्स पे उस पे भी हम आराम आराम से वीडियोस डालते रहेंगे। जब भी पाकिस्तान में मेरा तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मैंने पढ़ाया हुआ है काफ़ी यूनिवर्सिटी में, कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद में। वहाँ का सबसे जो बड़ा इशू नज़र आया था मुझे, काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के बाद, उनको गाइड करने के बाद, सपोर्ट करने के बाद, डीएडी का जो इशू है वो उसकी एप्लीकेशन है। उसकी एप्लीकेशन काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अप्लाई ही नहीं करते। सो जब आप डीएडी स्कॉलरशिप, आपने पाकिस्तान से अगर 18 ईयर्स आपकी एजुकेशन है, अगर आपने 2 साल का मास्टर्स किया हुआ है या 2 साल का बीएस, 2 साल का एमएससी और उसके साथ 2 साल की एमफिल की हुई है, तो उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी कहाँ पे स्टैंड करती है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसके अलावा आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस अभी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है डीएडी के? डीएडी जो है बेसिकली ये एक, आप कह लें कि जिस तरीके से एजुकेशन के डिपार्टमेंट होते हैं पाकिस्तान में, हाई एजुकेशन कमीशन है, या इंडिया में जो एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन है, इस किस्म की इदारे हर मुल्क में होते हैं। और डीएडी पब्लिक फंड से, लोगों के टैक्स मनी से चलने वाला ऐसा ही एक इदारा है जो कि अपने बजट का एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो डेडिकेट करता है स्कॉलरशिप्स के लिए, रिसर्च के लिए, ग्रांट्स के लिए, विजिट्स के लिए। 2023 में अभी एप्लीकेशंस ओपन है फॉर 2024। इसका मतलब ये है कि जब भी आप डीएडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1 साल पहले अप्लाई करना पड़ता है। इसमें बेसिकली जो सबसे बड़ा गोल है वो ये है कि डेवलप कंट्रीज़ वो हेल्प करती हैं डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज़ को, जिसका मतलब ये होता है कि वहाँ से स्टूडेंट्स आए यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स में, फैसिलिटेटेड लैब्स में साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट की डिग्रीज लें और वापस जाके उस नॉलेज को अपने मुल्क में फिर स्प्रेड करें और अपने शमा जो है उसको आगे जलाते जाएं। अप्लाई कौन कर सकता है? चूँकि हम पीएचडी स्कॉलरशिप्स की बात कर रहे हैं तो इसीलिए इसमें मास्टर्स की डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से 18 इयर्स डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। इन सम केसेस 17 इयर्स की डिग्री भी चल जाती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 18 इयर्स की डिग्री जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। इसमें लिखा हुआ है कि इन एक्सेप्शनल केसेस बैचलर्स डिग्री, बट आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस के लिए ये काबिल कबूल नहीं होगी। सो आप लोग जहन में रखें कि 18 इयर्स को मास्टर्स डिग्री होनी ज़रूरी है, 16 इयर्स या 17 इयर्स नहीं।
आपका जो इसमें फंडिंग आपको मिलेगी वो आपका डॉक्टोरियल जो प्रोजेक्ट होगा। डॉक्टोरियल प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि जो पीएचडी के दौरान आपने एक प्रपोजल लिखा हुआ है उस पे आप काम करेंगे, और वो इनिशियली आपको 3 साल का प्रपोजल बनाना पड़ता है, लेकिन उसमें आपको फोर्थ ईयर की भी फंडिंग सप्लीमेंट्री होती है, आपको मिल जाती है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। और इसके अलावा पहले डार्ट में ये होता था कि आपको प्राइवेट प्रोजेक्ट्स फंड होते थे। लाइक आपने किसी सुपरवाइज़र के साथ बैठ के आपने प्रपोजल लिखा है, सिर्फ वही फंड होता था। लेकिन अब इनका ये है कि आप किसी स्ट्रक्चर्ड डॉक्टोरल प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आपको फंडिंग मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपने कोई ऐसा रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन किया है जिसमें आपने किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाके डाटा कलेक्ट करना है, सैम्पलिंग करनी है, तो वो पार्ट भी आपका फंड होगा, वो पार्ट भी वहाँ पे भी आपको फंडिंग मिलेगी। इवन आपको ट्रैवल ग्रांट्स भी इसमें मिल सकती हैं, लेकिन उसकी एक शर्त ये है कि जिस तरह लिखा हुआ है नो मोर देन 1/4। सो एक जो एक चौथाई हिस्सा है आपकी पीएचडी के टाइम का, उससे ज़्यादा फंड नहीं होगा। इसके अलावा फंडिंग बेसिकली मैक्सिमम 4 साल के लिए होती है। जिस तरह अभी आपको बताया मैंने कि इनिशियली 3 साल की फंडिंग होती है, और 3 साल की भी जो फंडिंग है अभी 2020 के बाद डार्ट ने उसका भी फॉर्मेट चेंज किया है, और आपको साल की एक्सटेंशन मिलती है। हर साल की आपकी इवेल्युएशन रिपोर्ट जाती है आपकी सुपरवाइज़र की तरफ से, उसके बेसिस पे आपको अगले साल की एक्सटेंशन मिलती है। मैक्सिमम 4 ईयर्स के लिए होगी। इस जो स्कॉलरशिप है या जो डार्ट का फेलोशिप है, इसमें आपको मंथली कितना कितने आपको एक्सपेंसेस के लिए या कितने आपको यूरोज मिलेंगे। सो ये आपको 1200 या 1200 यूरो मिलेंगे। इसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस होगी, लाइबिलिटी इंश्योरेंस होगी। ट्रैवल अलाउंस का मतलब ये है कि जब आप जर्मनी अपना पीएचडी करने आएंगे तो उस दौरान आपकी जो टिकट है वो डार्ट फंड करेगी, और जब आप पीएचडी कंप्लीट करके वापस जाएंगे तो वो टिकट भी डार्ट फंड करेगी। इसके अलावा भी एवरी ईयर हर साल आपको कॉन्फ्रेंसेस के लिए और कंज्यूमर्स के लिए भी कुछ पैसे मिलेंगे, जिसमें कुछ हिस्सा आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा और कुछ हिस्सा आपके सुपरवाइज़र के अकाउंट में जाएगा। शादीशुदा अफराद के लिए ये है कि डार्ट जो है वो आपको फैमिली मेम्बर्स के लिए 276 यूरोज़ या 276 यूरो आपको आपके हस्बैंड के लिए या आपके वाइफ के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि मेन एप्लीकेंट कौन है, वो प्रोवाइड करेगा। और एग्जैक्टली जैसे आपको बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस होती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में आपको किसी भी किस्म की अगर क्रोनिक डिजीज़ हो जाती है तो उसके लिए भी आपको एडिशनल जो कॉस्ट होते हैं तो वो भी डार्ट उसको बेयर अप करेगा, आपको वो सारी पेमेंट होगी। जर्मन लैंग्वेज बेसिकली जब आपको डार्ट ऑफ़र होता है तो इसके साथ डीएएडी का इदारा, उनको पता है कि जर्मनी में रहते हुए जर्मन लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बल्कि ज़रूरत है। इसीलिए वो आपको आपका सेमेस्टर्स जो कि अक्टूबर से शुरू होता है, वो स्टार्ट होने से तकरीबन 4 महीने पहले आपको बुलाती है। और यहाँ पे डिपेंडिंग कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, हर बड़े शहर में इनके यूनिवर्सिटीज़ या फिर डिफरेंट लैंग्वेज सेंटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वहाँ पे आपको एकोमोडेशन दी जाएगी, वहाँ पे आपको छोटा सा एक 400-450 यूरो का अलाउंस दिया जाएगा उन 4 मंथ्स में। आपको उन इस दौरान आपकी जो पीएचडी स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ लैंग्वेज के लिए होती है। और 4 मंथ्स में आपको क्रैश कोर्स कराया जाएगा, जिसमें आपको रोज़ाना 8:30 बजे या 9 बजे से 1:30 या 2 बजे तक आपकी क्लासेस होंगी। और इस दौरान आप को टाइम दिया जाएगा कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखें, आप जिस जगह पे लैंग्वेज कर रहे हैं वहाँ पे इंटीग्रेट करें, आगे पीछे घूमें फिरें और सिस्टम के साथ नो हाउ करें कि ट्रेनों का क्या सिस्टम है, बसों का क्या सिस्टम है, मुआशरे का क्या सिस्टम है। एंड ये आपके लिए बेहतरीन मौका होता है कि आप जर्मनी को अपनी पीएचडी स्टार्ट करने, ऑफिशियली पीएचडी स्टार्ट करने से पहले जर्मनी को जान जाएं, उसके सिस्टम्स को जान जाएं, थोड़ी सी ज़ुबान सीख लें, ताकि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं या अगर आपको थोड़ी बहुत बस में, ट्रेन में, किसी सुपर स्टोर में थोड़ी सी जर्मन बोलने की ज़रूरत पड़े तो आपके पास थोड़ी सी स्किल्स हो। और इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि डार्ट जो है ये बहुत रेकमेंड करती है कि आगे आप जर्मन लैंग्वेज कंटिन्यू करें। अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ठीक ठाक जो अलाउंस है वो डार्ट की तरफ से मिल जाएगा। अगर आप सेट इन कोर्सेज कर रहे हैं उसमें भी एक खातिर खा जो परसेंटेज है वो आपको रीइंबर्स हो जाएगी। और सबसे जो मज़े की बात है, अगर आप मैरिड हैं
आप आपके जो स्पाउस हैं उनकी तकरीबन 1500 यूरोस तक जितने भी जर्मन लैंग्वेज के एक्सपेंसेस हैं वो भी डार्ट आपको प्रोवाइड करेगा। आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अम, आपको खुद पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्पाउस को फुली प्रोवाइड करेंगे ये लोग। दिस वाज अबाउट जर्मन लैंग्वेज क्वालिफिकेशन। इसमें जो है तो आपकी एकेडमिक प्रोसेस जो है या प्रोग्रेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सम केसेस आपको लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है क्योंकि कुछ ऐसी डिग्रीज़ हैं जो कि जर्मन में ही होंगी, लेकिन ये आप डिपेंड करेगा स्टार्ट से जब आप एप्लीकेशन डालेंगे। अगर आपने किसी इंग्लिश लैंग्वेज डिग्री में अप्लाई किया हुआ है तो ऑफ कोर्स आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आइल्स या टोफल का क्राइटेरिया है। इसी तरीके से अगर आपकी कोई और अचीवमेंट्स हैं वो आप सीवी में लगा लें या वो आप अपने कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर में लगा लें। फॉर एग्जांपल अगर आप एज ए लेक्चरर जॉब की है, आपके कॉन्फ्रेंस के पेपर्स हैं, आपके पब्लिकेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है दे ऐड वैल्यू टू द सीवी, दे आर नॉट नेसेसरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे साथ जिनका इंटरेक्शन हुआ है उनको लगता है कि जिसका कोई पेपर पब्लिश नहीं है तो उसको डार्ट स्कॉलरशिप मिल ही नहीं सकता, विच इज़ रॉन्ग। आई हैव सीन मैनी केसेस इन माई लाइफ एक्सपीरियंस के पब्लिकेशंस डज नॉट प्ले अ वेरी वाइटल रोल। ठीक है, ये आपके सीवी में वेटेज डालती हैं, डेफिनेटली डालती हैं, बट इट्स नॉट अ मस्ट, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डी ए डी स्कॉलरशिप हासिल करने का, आई बिलीव 90 to 95% जो सिलेक्शन क्राइटेरियन है वो बेस्ड करता है आपके रिसर्च प्रपोजल पे या रिसर्च प्रोजेक्ट पे। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उसमें ऑफ कोर्स ओरिजिनलिटी है, फिर इसके बाद आपका टॉपिकलिटी है, रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक है। इसके अलावा चॉइस ऑफ द होस्ट इंस्टीट्यूशन एंड फर्स्ट कांटेक्ट, मेरे ख्याल से ये कोई इतना ज़्यादा अहम रोल अदा नहीं करता। लोगों को ये भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि अगर आपके पास बहुत नामी गिरामी यूनिवर्सिटी नहीं होगी, बहुत अच्छी रैंकिंग की, फॉर एग्जांपल टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनस्टर हो गया या कोई भी मार्क्स प्लांक इंस्टीट्यूट हो गया या कोई भी हेमहोल्ट्ज इंस्टीट्यूट हो गया, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपका प्रपोजल अच्छा होना चाहिए। आपका प्रपोजल जो है वो ये भी नहीं है कि बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी में हो। दीज आर ऑल मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। आपका प्रपोजल जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। और अगर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है तो वहाँ पे यू शुड बी इन अ पोजीशन कि आपको A to Z अपने रिसर्च प्रपोजल का पता हो और आपने A to Z आपको अपना रिसर्च प्रपोजल डिफेंड करना आता हो, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया 90 to 95% उसी पे बेस करता है। पोटेंशियल ऑफ द एप्लीकेंट में ये है कि आप जर्मनी में PhD के बाद आप स्टे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी एकेडमिक और प्रोफेशनल ग्रोथ होगी क्योंकि यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड टीचिंग फैकल्टी है, हाईली क्वालिफाइड रिसर्च प्रोफेसर्स हैं, इन्वायरमेंट है, फैसिलिटीज़ है, किसी चीज़ का कोई फुकदान नहीं है। इन सम केसेस देयर विल बी अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस। फॉर एग्जांपल आपको दूसरे लैब्स में जाना पड़ सकता है, दूसरे कंट्रीज़ में जाना पड़ सकता है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेज में, सेमिनार्स में आप जर्मनी से बाहर डेफिनेटली ट्रैवल करेंगे। सो ऑल ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको प्रोफेशनली एकेडमिकली बहुत ज़्यादा ग्रूम करेंगी। एंड साथ ही साथ आप अगर जर्मन स्किल्स डेवलप करना चाहें तो इवनिंग क्लासेस में जर्मन स्किल्स भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं विद इन। आपको इतना एक्सटेंसिव कोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स नॉन स्टडी या नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसमें सिविक इंगेजमेंट होगी है, या फिर आप किसी रेस में हिस्सा ले लें या आप कोई भी ऐसा काम कर लें, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं इनको बहुत हाईली अप्रिशिएट किया जाता है। और DAAD इसको काफ़ी सपोर्ट करती है इस किस्म की एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिक्वायरमेंट्स का। आपका मतलब किस किस्म की रिक्वायरमेंट्स आपकी होनी चाहिए डार्ट की PhD 2024 स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके पास 18 ईयर्स की डिग्री जो है वो 6 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो। इट शुड नॉट बी लॉन्गर देन 6 ईयर्स जब आपकी ग्रेजुएशन हुई है। एंड 6 साल किस डेट के साथ, जो डेडलाइन होती है नॉर्मली डेडलाइन 31
अगस्त होती है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि नीचे है पाकिस्तान के लिए इस साल 31 अगस्त की डेडलाइन है। 31 अगस्त तक अगर आपकी डिग्री 6 साल से पुरानी नहीं है तो आप एलिजिबल हैं। अब इसमें एक नया भी कानून आ गया है, वो फैसिलिटेट करने लगे हैं उन स्टूडेंट्स को कि जिनकी ऑलरेडी डॉक्टरेट स्टार्टेड है। किसी भी जगह आपने डॉक्टरेट स्टार्ट किया हुआ है, आइदर पाकिस्तान में या इवन अगर आपने जर्मनी में भी डॉक्टरेट स्टार्ट किया हुआ है, तो भी आप डार्ट्स फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें पे शर्त 3 साल की है कि आपकी जो डॉक्टरेट है वो 3 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर कोई 2024 में अप्लाई करना चाहता है, 31 अगस्त 2023 उसकी डेडलाइन है, तो उसका मतलब ये है कि उनकी जो डॉक्टरेट है वो 31 अगस्त 2020 के बाद रजिस्टर हुई होनी चाहिए, क्योंकि जो 31 अगस्त है उस टाइम तक 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो 2020 1 सितंबर 2020 या उसके बाद अगर डी अगर उनकी पीएचडी इनरोल है पाकिस्तान में या जर्मनी में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और रूल ये है कि अगर आपकी डिग्री ऑलरेडी जर्मनी में इनरोल्ड है, आप ऑलरेडी जर्मनी में रह रहे हैं, तो फिर आपका जर्मनी में स्टे 15 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी ह्यूमैनिटीज़ या मैनेजमेंट साइंसेज या इवन नेचुरल साइंसेज में डिग्रीज होती हैं कि जो कि रजिस्टर हो जाती हैं जर्मनी में, लेकिन सैम्पलिंग के लिए उनको मुख्तलिफ ममालिक जाना पड़ता है। सो उसमें अगर आपकी जर्मनी में 15 मंथ से ज़्यादा स्टे नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो इंटरव्यू के लिए आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। हर साल की डेडलाइन होती है नॉर्मली, या तो 31 जुलाई को कॉल ओपन होती है या फिर 1 अगस्त को होती है। एंड एग्जैक्टली 30 या 31 डेज होते हैं। सो जिस तरीके से इस साल की डेडलाइन हम देख रहे हैं कि इट्स 31 अगस्त 2023, इसका मतलब ये है कि इस साल कॉल 31 जुलाई को ओपन हुई थी। और ये बहुत ज़रूरी है कि इसी टाइम फ्रेम के अंदर आपने एप्लीकेशन सबमिट करानी है। इसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा, फिर आपको अगले साल अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद जो सिलेक्शन डेट जनवरी में है, लेकिन इसके बीच में शॉर्ट लिस्टिंग होने पे इस्लामाबाद में इंटरव्यूज़ होती हैं, जिसमें 1 से 2 या 3 जर्मन प्रोफेसर्स और 1 या 2 लोकल प्रोफेसर्स भी होते हैं। इंटरव्यूज़ होते हैं या तो इनके F7 हेडक्वार्टर में होते हैं या फिर मैरियट होटल में होते हैं, डिपेंड्स। एंड फेबररी मार्च तक आपको फाइनल रिजल्ट आ जाता है एंड यू कैन गो टू स्टार्ट योर स्कॉलरशिप। आई थिंक मिड मई से पहले आप नहीं जा सकते, लेकिन मिड मई तक आप जा सकते हैं। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज नहीं ऑप्ट करनी, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप कहें मैंने जर्मन लैंग्वेज नहीं कर ली, उस केस में आपको सितंबर में आने का कहा जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ सितंबर में आप आएंगे तो 1 अक्टूबर से आपका सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपने ये सारा प्रोसेस करना कैसे है। ये बहुत ज़रूरी है समझना। इस स्लाइड पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लूँगा मैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ, क्योंकि दो जो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए DAAD स्कॉलरशिप में, वो एक ये है, और दूसरा पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन सबमिट करना या पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन ढूंढना, वो भी बहुत कंफ्यूजिंग है। उसके भी आपको इस वीडियो के एंड में आपको मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। सो अब हम आते हैं कि ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं। अगेन हम आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, कि आपने अप्लाई कैसे करना है। डेडलाइन अभी आज 14 अगस्त है, योम पाकिस्तान है, सबको योम पाकिस्तान मुबारक हो। एंड हमारे पास आपके पास 16 से 17 दिन है। 16 से 17 दिन आर नॉट वेरी लिटिल टाइम। आप इस दौरान आप प्रपोजल बना सकते हैं, इस दौरान आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको मेहनत करनी है, एफर्ट करनी है। सो अभी भी टाइम है आपके पास। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके कोई भी फैकल्टी मेंबर ढूंढना है। इसका तरीका ये होता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के पेजेस होते हैं, अगर आपका ताल्लुक पैरासिटोलॉजी से है या आपका ताल्लुक फिज़िक्स में है या प्लाज्मा फिज़िक्स है या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप वहाँ की जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो खोलेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट्स के अंदर रिसर्च की टैब होगी, या रिसर्च की टैब नहीं होगी तो डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स के टैब्स होंगे। और फिर आप हर फैकल्टी मेंबर के बारे में या रिसर्च जो करंट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो
कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जो प्रोफेसर्स या जो टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं आपको पता चल जाता है, फिर आप उनका ईमेल नोट कर लेते हैं, देन उनको एक ईमेल भेज देते हैं कि क्या कैसे ईमेल भेजनी है या क्या हम करना चाहते हैं आपके साथ। उसके बाद ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये स्टेप आप कोशिश करें कि हर रोज़ 6 से 7 प्रोफेसर्स को लिखें। बहुत लंबी ईमेल नहीं लिखनी, छोटी सी ईमेल लिखनी है। और जो आपने इसमें सीवी अटैच करनी है, मैक्सिमम 1 पेज की सीवी अटैच करें। अगर किसी के बहुत ज़्यादा पेपर्स हैं तो बेशक वो 1-2 पेपर्स जो बहुत अच्छे पेपर्स हैं उनको हाईलाइट करके अपना रिसर्च गेट या बेस्ट ये कि गूगल स्कॉलर का लिंक लगा दें। दूसरी बात, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो प्रोफेसर के साथ आपने प्रपोज़ल बनाना है। प्रपोज़ल बनाने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि प्रपोज़ल हमने खुद बनाना है, प्रपोज़ल हमने सब कुछ आइडिया खुद देना है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फ़िज़िक्स के हैं और आपकी इंटरेस्ट प्लाज्मा फ़िज़िक्स है, तो आप जिस प्रोफेसर को ईमेल लिख रहे हैं उसका रिसर्च देख लें कि क्या वो प्लाज्मा फिज़िक्स में उसकी एक्सपर्टीज़ है या नहीं, वो प्लाज्मा फिज़िक्स में काम कर रहा है या नहीं, प्लाज्मा फिज़िक्स में उसने काम किया हुआ है या नहीं, उसकी लैब में जो करंट फैसिलिटीज़ है उसमें प्लाज्मा फिज़िक्स से काम हो सकता है या नहीं। मे बी आपके पास बहुत ब्रिलियंट आइडिया हो, लेकिन वो जो प्रोफेसर को आप लिख रहे हैं वो उस फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज़ ही ना हो या उसकी इंटरेस्ट ही ना हो या उसके पास फैसिलिटीज़ ही ना हो। यहाँ पे आपका एक ऐसा क्लैश आता है जो कि आपका और प्रोफेसर का प्रपोज़ल बनाने में वो आपको राइट अवे इनकार कर देगा या रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि आप कोशिश करें कि आप प्रपोज़ल खुद बनाएं, प्रोफेसर को लूप में रखें, एंड मिल के आप जब प्रपोज़ल बनाएंगे तो उसको एंड में इंटरव्यू में अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे उसको डिफेंड करना बड़ा आसान होगा, क्योंकि आपने सारी एफर्ट खुद की होगी। कुछ केसेस में कुछ प्रोफेसर्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपको बने बनाए प्रपोजल्स दे देंगे। ऑफ कोर्स अगर वो आपके साथ इंटरव्यू में, फर्स्ट इंटरव्यू में, या आपकी सीवी से बहुत इंप्रेस होते हैं, तो इस तरीके से भी हमने केसेस देखी हैं। उन केसेस में आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आप बैठ के उसको पढ़ें, एक एक चीज़ को समझें, क्योंकि मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, 90% जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो रिसर्च प्रपोजल है। प्रपोजल आपने बना लिया, सुपरवाइज़र आपने कर लिया, आपने उससे ऑफिशियल लेटर हेड पे आपने एक्सेप्टेंस ले ली, उसके बाद कॉल ओपन हो गई, डाड पोर्टल डाट.डी.ए पे जाके आपने क्या करना है, रजिस्टर कर लेना है ख़ुद को। उसके बाद आपने एक फ़ोल्डर बना लेना जिसमें सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख लेने पीडीएफ में। और उसके बाद आपने पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म खोल लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत लंबा है, घबराना नहीं है इससे। बेशक आप 1 दिन में ना करें, 2 दिनों में कर लें, 3 दिनों में कर लें, 4 दिनों में कर लें। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है जहन में रखनी कि बिल्कुल जो लास्ट के 2 दिन है वहाँ तक आप इसको ना पहुँचाएं, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा सर्वर पे लोड होता है। और उसमें फिर ये है कि ये भी हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन ना सबमिट हो विद इन टाइम, क्योंकि जब सर्वर पे लोड पड़ता है तो फिर वो उस तरीके से सबमिशन नहीं होती। जब आप पोर्टल पे जाके सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे, उसके बाद आप पीडीएफ को सेव करेंगे, पीडीएफ सेव करने के बाद आप वो पीडीएफ दोबारा अपलोड करेंगे पोर्टल पे। जब वो पोर्टल पे अपलोड होगा उसकी आपने फिर प्रिंट्स निकालनी है, 2 कॉपीज़ निकालनी है, 2 कॉपीज़, दोनों कॉपीज़ पे आपने साइन करना है। और वो आपने डार्ट के रीजनल हेडक्वार्टर F7 में जो है, जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो उस फॉर्म पे उसका एड्रेस लिखा होगा और ये आपने भेजनी है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी ये है कि आपका जो 31 अगस्त की डेडलाइन है वो पोर्टल पे सबमिशन की है। जब आपके पोर्टल पे सबमिशन हो जाए तो उसके बाद 7 डेज़ या 10 डेज़ या 15 डेज़ का टाइम होता है जिसमें आपने ये जो आपके पेपर कॉपीज़ हैं वो रीजनल हेडक्वार्टर तक पहुंचनी चाहिए। वो जब आप पोर्टल पे फॉर्म अपलोड करेंगे या फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 4th and 5th स्टेप आर वेरी इजी। लेट अक्टूबर से अर्ली नवंबर तक इंटरव्यूज़ होते हैं, और इस्लामाबाद में इंटरव्यूज़ होते हैं पाकिस्तान के, न्यू दिल्ली में होते हैं इंडिया के, आई थिंक ढाका में होते हैं बांग्लादेश के, एंड अफ़गानिस्तान के जितने भी लोग इंटरेस्टेड है अफ़गानिस्तान के इंटरव्यूज़ भी पाकिस्तान इस्लामाबाद में होते रहे हैं। अब रिसेंटली क्या सीन है ये तो मुझे नहीं पता, बट 2021 तक अफ़गानिस्तान के भी इंटरव्यूज़ इस्लामाबाद में होते थे।
सिलेक्शन रिजल्ट्स जहाँ तक मैंने देखा है, दे ऑलवेज से कि जनवरी, बट बिकॉज लोड बहुत होता है डार्ट के पास, तो मिड फेब से लेके मिड मार्च तक रिजल्ट्स आ जाते हैं। एंड देन आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपको स्कॉलरशिप अवेल आपको मिल गई है या नहीं मिली। ओके सो आपको एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट कराने हैं, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, एफएससी का सर्टिफिकेट है, ए लेवल है, ओ लेवल है, प्रूफ ऑफ क्रेडिट्स हैं, कोई और सर्टिफिकेशंस है, आपको अचीवमेंट्स की सर्टिफिकेशंस मिली है। सम केसेस अगर आपकी डिग्री इंग्लिश में नहीं है तो उसकी ट्रांसलेशन आपने लगानी है। और सारी चीज़ें जो हैं ये कि स्कैनेबल फॉर्म में आपने डाट के पोर्टल पे अपलोड करनी है। जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आएगी तो डाट आपको ईमेल के थ्रू एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मंगा सकते हैं। एंड जो आपने बेसिकली यहाँ पे एक पूरी लिस्ट आई है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आपने सीवी बनानी है, टेबुलर फॉर्म में बनानी है। उसकी पोर्टल पे काफ़ी टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स मौजूद हैं। यहाँ पे एक बात मैं दोबारा से बता दूं कि यहाँ पे आपको यूरो पास वाला सीवी होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन लिस्ट मैक्सिमम 10 पेजेस। अगर आपकी कोई 200-300 पेपर्स हैं तो उसमें आप सिर्फ 10 पेजेस यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल लेटर आपने लगाना है कि आप जर्मनी में जाके कैसे क्या रिसर्च करेंगे और क्या आपकी मोटिवेशन है। ये भी 1 to 2 पेजेस, आई वुड से कि कीप इट टू 1 to 1.5 पेजेस, 2 पेजेस स्टिल अलॉट। इसके अलावा प्रपोजल, आपका प्रपोजल जो होता है मेरे ख्याल मैक्सिमम 8 पेजेस का होता है, 10 पेजेस का। एंड उसके साथ जो स्केड्यूल्ड प्लान है जिसको हम गैंट चार्ट बोलते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसमें आप अपने सुपरवाइज़र की एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। लेटर जो कि ऑफिशियल यूनिवर्सिटी या जिस भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुपरवाइज़र आपका पोटेंशियल होता है वहाँ से उनका लेटर आपके पास, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटी की आपकी सर्टिफिकेट्स हैं या डिग्रीज़ हैं वो सारी चीज़ें आपको चाहिए स्कैन फॉर्म में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज और टू एक्सप्लेन दिस एट दिस पॉइंट कि यहाँ पे पोर्टल में सबमिशन के टाइम आपको एच ई सी वेरीफाइड डिग्रीज की कोई ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। वो आपको ज़रूरत पड़ती है जब आपका स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाता है, जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पे आपको ज़रूरत होगी। जब आप जर्मनी आ जाएंगे और यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में एनरोल करेंगे तो तब आपको ज़रूरत होगी। इस मौके पे अगर आपकी डिग्रीज़ आईबीसीसी या बोर्ड या यूनिवर्सिटी या आईजीसी से वेरीफाइड नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। इसके अलावा टॉफल और जो आइल्स है, दोनों में से कोई भी एक आपने किया हो। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टॉफल कर रहे हैं तो 79 पॉइंट्स होने चाहिए 110 में, या अगर आप आइल्स करें तो मिनिमम 6.5 बैंड होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और टॉफल का जो होम एडिशन है, जो आइल्स का इंडिकेटर है, ये दोनों ऑनलाइन टेस्ट है, ये भी एक्सेप्टेबल है। पहले इस तरह होता था कि आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट पे स्कॉलरशिप मिल जाता था, अब इम्पॉसिबल है, अब इट्स वन ऑफ द नेसेसिटीज़। हाँ, इसमें ये चीज़ है, अगर आपके पास एप्लीकेशन के वक्त टॉफल या आइल्स का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट्स में एक लेटर लगा सकते हैं जिसमें आप ये उनको दिखा सकते हैं कि मैंने ये रजिस्ट्रेशन कर ली है और इस डेट को मेरा टॉफल या आइल्स होगा और मैं जैसे रिज़ल्ट आएगा मैं आपको सबमिट कर दूंगा। तो उस पर मेरे ख्याल से इंटरव्यू के टाइम तक अगर आप टॉफल या आइल्स सबमिट कर दें तो वो एक्सेप्टेबल होता है। इसके अलावा आपको पासपोर्ट की भी कॉपी चाहिए होगी, लाइक आपने स्कैन करके लगाना होगा। पासपोर्ट भी अगर आपके पास नहीं होगा तो CNIC फॉर द टाइम बीइंग चल जाएगा, लेकिन ये भी आपको जल्द अज जल्द बना के उनको भेजनी बहुत ज़रूरी है। लास्ट वाला जो स्लाइड है या लास्ट वाली जो स्लाइड है उसमें मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं। तो ये अगर आप इसी को इसी तरीके से गूगल में सर्च कर लें तो आपको इस पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। एंड इस वीडियो के आखिरी पार्ट में अभी आपको मैं ये बताऊंगा, ये दिखाऊंगा कि ये आपने स्कॉलरशिप सर्च कैसे करना है, पोर्टल पे कैसे जाना है, और इसके अलावा पोर्टल पे अप्लाई कैसे करना है। एंड पोर्टल ये जो है DAD.DE, ये पोर्टल की वेबसाइट है। इस पे जाके आपने पूरा फॉर्म फिल करना है। फॉर्म ऑनलाइन फिल करके PDF में डाउनलोड करके दोबारा उसको सबमिट करना है और 2 कॉपीज़ जो हैं वो आपने हेड ऑफिस भी भेजनी है।
सो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि मैं आपके साथ अपनी क्रोम की स्क्रीन शेयर करूँगा एंड आई विल टेक यू टू ऑल दीज डिफरेंट वेबसाइट्स एंड शो यू कि सर्च कैसे करना है एंड अप्लाई कैसे करना है. सो नेक्स्ट वी विल गो टू स्टडी एंड रिसर्च इन जर्मनी. यहाँ पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये है स्कॉलरशिप डेटाबेस. इस पे हम क्लिक करेंगे एंड इस पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आएंगे प्रोग्राम्स फॉर graduates and then country. For example, I'm going to take the example of Pakistan because I belong to Pakistan. And the subject I don't mind, आप अपना सब्जेक्ट डालें या ना डालें. यहाँ पे आप सिर्फ डार्ट के लिए प्रोग्राम लें या कोई भी लें. एंड अब ये देखिए इसमें डिफरेंट जो है तो स्कॉलरशिप्स पॉपअप होगी. एंड जो पीएचडी वाली स्कॉलरशिप है वो है रिसर्च ग्रांट्स डॉक्टोरियल प्रोग्राम्स इन जर्मनी. इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास तक जितनी भी इससे मुतालिक इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको इस पे अवेलेबल हैं. इस पे आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसमें मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं. एंड each and everything would be crystal clear after watching this video because I have explained each and everything in very good detail. आईडी बनाई हुई है, उस आईडी पे हमने इसको साइन कर दिया. साइन इन करने के बाद आपने आना है पर्सनल फंडिंग के पास. पर्सनल फंडिंग के आने के बाद आपने क्या करना है कि आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है. आप जब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने एप्लीकेशन पे क्लिक करना है. एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद इसमें न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट होगी. एंड जैसे ही न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट होगी लाइक दिस इज़ व्हाट इट इज़ लुकिंग लाइक, आपको नज़र आ रहा है. यहाँ पे आपने फंडिंग प्रोग्राम पे जाना है. अब ये जो फंडिंग प्रोग्राम है इसमें बेसिकली वो जो हमने अभी पिछली डार्ट के स्कॉलरशिप वेबसाइट में ढूंढा था पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर स्कॉलरशिप्स 2024, वो यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है. सो पोर्टल पे आने के बाद हम यहाँ पे ये हमने ढूंढ लिया है. इट्स दिस वन, रिसर्च ग्रांट्स डॉक्टोरियल प्रोग्राम्स इन जर्मनी 24-25. इसको क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में सेलेक्ट कर रहा हूँ इसमें. एंड उसके बाद आपने टारगेट कंट्री जो है उसको जर्मनी रखना है बिकॉज आप यहाँ पे देखिए इट्स 1/6/2023 से लेके ये 2023 तक ले रहा है. बेसिकली ये जो डेट है ये आई बिलीव ये जो उसका एप्लीकेशन पीरियड है उसके लिए है. एंड अब इसी तरीके से आपने क्या करना है, कमेंसमेंट ऑफ स्टडीज़ पे जाना है. एंड इसी तरीके से करके ये पेज जितना भी फॉर्म का है आपने 1 बाय 1 इसको फिल करना है. एंड इवेंचुअली जब ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा आपके पास ऑप्शन आएगी, आप इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं. जब आप इसको पीडीएफ में सेव करेंगे तो उसके बाद पीडीएफ में सेव करने के बाद आप इसको पोर्टल पे दोबारा अपलोड करेंगे. उसमें जो है तो पोर्टल आपको एक एक चीज़ में हेल्प करेगा, आपको बताएगा अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है. एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या करना है, क्या सेलेक्ट करना है, डॉक्टोरियल कैंडिडेट सेलेक्ट करना है. इसी तरीके से हम इस फॉर्म में आगे आगे जाते जाएंगे. एंड तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं इस पूरे फॉर्म में फिल करना, इस पूरे फॉर्म को फिल करना. इवेंचुअली आप इसको कंप्लीट कर लेंगे. दिस वाज ऑल अबाउट द DAAD PhD फेलोशिप फॉर 2024. एंड इसके बाद अगर आपकी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, किसी भी किस्म का आपको इशू हो, यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन माय वीडियो एंड आस्क फॉर हेल्प. एंड आई होप वी विल कम बैक टू यू एंड हम आपकी हर किस्म की हेल्प करेंगे. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फेलोशिप. होपफुली सी यू सून इन जर्मनी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.